प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपके मार्गदर्शन के लिए एक बालक की कुंडली पर विचार करेंगे। उसमें परीक्षा में प्राप्त अंकों में कमी का कारण क्या है और प्रबल पितृदोष है। दर्शकों, पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, ध्यानपूर्वक देखें। दर्शकों, बालक का जन्म 19 दिसंबर 2007 अश्विनी नक्षत्र 1 बुधवार शुक्ल पक्ष 10 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हो रहा था। मिथुन लगन के 21 अंश 46 मिनट। लगन में मंगल 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि में केतु 7 डिग्री और शनि 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में धनु राशि में सूर्य 3 डिग्री 16 मिनट, बुध 4 डिग्री 21 मिनट और गुरु 6 डिग्री 11 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध और गुरु दोनों सूर्य से अस्त हैं, बिल्कुल नजदीक हैं। नवम भाव में कुंभ राशि में राहु 7 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं एकादश भाव में चंद्रमा 1 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा एकादश भाव में 1 डिग्री है। चंद्रमा किसी से पीड़ित नहीं है, वो बात अलग है। शुक्ल पश्चिमी का 10वीं का है, भाव में कोई नहीं। वैसे तो साधारण तौर पर कुंडली में पीड़ित नहीं है। अब बात करते हैं ग्रहों की थोड़ी सी। मिथुन लगन, जैसा कि आपको पता है, बुध की राशि है। बुध वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह है। ऐसे लोग विद्वान माने जाते हैं। इनका शिक्षा की तरफ झुकाव अधिक होता है। अगर इनको बाकी ग्रह भी सपोर्ट करें तो अच्छी शिक्षा लेने में ये सफल हो जाते हैं। लगन के 21 अंश हैं। लगन का स्वामी बुध सप्तम भाव में 4 डिग्री लेकर के अस्त है। लगन अपने आप में बलवान है, 21 अंश पर बलवान माना जाता है। बुध 4 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध अस्त है, बुध का कोई प्रभाव नहीं है। दर्शकों, अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है और लेखन शक्ति का भाव है। तृतीय भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में धनु राशि में है। वैसे साधारण तौर पर जब गुरु धनु राशि और मीन राशि में होता है तो अच्छा ही माना जाता है, शुभ फल देता है। लेकिन वो किसी संबंध में नहीं, क्योंकि पृथक कारक जगह भी है। कठोर परिश्रम करके रोजगार की तरफ इसको बढ़ना पड़ेगा, बाद में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सूर्य यहां पर है, जीवन साथी के विषय में शुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है, अंशों में कमजोर है। चलो, इसमें हो सकता है 2-4 मिनट का फर्क का रह सकता है, हो सकता है। चंद्रमा पक्ष बली बलवान है। चंद्रमा पीड़ित नहीं है, मन उसका ठीक है, मानसिक बल अच्छा माना जाएगा चंद्रमा से। भाव तो कमजोर रहेगा, फल तो उसका कमजोर होगा क्योंकि 1 डिग्री पर है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल मिथुन लगन के लिए 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। 6ठे से 6ठा एकादश भाव दोनों अशुभ भाव माने गए हैं। अकेले मिथुन लगन के लिए मंगल परम पापी माना गया है, अशुभ फल देने वाला माना गया है। 6ठा भाव रोग शत्रु का भाव है। 6ठे भाव का स्वामी जब लगन में होता है तो ऐसे जातक की थोड़ी सी प्रवृत्ति हिंसक प्रवृत्ति बन सकती है और वह यह समझता है कि मैं अपने शक्ति के बल के ऊपर बहुत कुछ करके दे दूं, और लेकिन उस शक्ति के प्रभाव से किसी प्रकार का दंड का भावी बन सकता है। मंगल चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, शत्रु का भाव है। माता और मकान के पक्ष में शुभ नहीं, क्यों मंगल की शत्रु राशि है कन्या। मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सूर्य भी है, बुध भी है, गुरु पर सभी का प्रभाव है। बुध पर प्रभाव है, अशुभ प्रभाव माना जाता है। मंगल और सूर्य पहले ही स्त्री पक्ष के लिए अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ा गर्म देवता है, मंगल हनुमान जी का रूप है, वो यानी स्त्री के संबंध में थोड़ा अशुभता ही देता है। मंगल का प्रभाव लगन और लग्नेश दोनों पर है। ये
ठीक नहीं है। दूसरी बात, मंगल का प्रभाव बुध पर भी है, सूर्य पर भी है, गुरु पर भी है, ये दोनों अस्त है, तो कहीं ना कहीं अशुभ का कारण बनता है। मंगल अष्टम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु में अच्छी और साधारण तौर पर उसको कष्ट नहीं मिलने का योग बनता है। बुध अस्त है, गुरु अस्त है, प्रभावहीन है। गुरु यहां पर 2 केंद्रों का स्वामी है, लेकिन बुध के साथ होने से केंद्रों का स्वामी का दोष तो खत्म हो गया, लेकिन अस्त है, क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, मिथुन लगन में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। शुक्र की तुला राशि पंचम भाव में है, दूसरी राशि द्वादश भाव में है। शुक्र को द्वादश भाव होने का दोष नहीं रहता। यहां पर शुक्र अपनी राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। ध्यान दो, लगन के उदय अंश 21 हैं और शुक्र 22 डिग्री लेकर के प्रबल बलवान है। ऐसे जातक की बुद्धि विवेक की शक्ति अच्छी होती है। बुद्धि और विद्या संतान के पक्ष में सफलता देता है, बुद्धिमान होता है और जातक चतुर भी होता है। और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, बुद्धि से खूब धन की प्राप्ति भी करता है। वह भाव का स्वामी है तो खर्च भी करने वाला ऐसा जातक, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र अपनी राशि में होना, शुक्र रंगमंच का कारक है, तो ऐसा जातक किसी रंगमंच में भी प्रवीणता पा सकता है। जिनके शुक्र बलवान होते हैं आमतौर पर वही फिल्मी जगत में भी अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो ये भी जातक की एक स्पेशल विशेषता यहां है। शुक्र बलवान है, अच्छी स्थिति में है, और खास बात शुक्र पीड़ित नहीं है। जातक का चरित्र भी अच्छा है, जातक होनहार बालक है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, मिथुन लगन में शुक्र पंचमेश बनता है और भाग्य शनि बनता है। वो अलग बात है कि शनि 2 राशि का स्वामी मिश्रित फल देगा। शनि तीर्थ भाव में है, शत्रु की राशि में है। तीर्थ भाव पीड़ित है, अष्टमेश है, पीड़ित है, भाई बहन से वैमनस्य रहेगा, आयु तो लंबी रहेगी। तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। ज्योतिष का विश्लेषण में अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। अष्टम भाव के स्वामी का संबंध और पंचम भाव से हो तो ऐसा जातक विशिष्टता प्राप्त करता है शिक्षा में। गूढ़ ज्ञान जैसे पीएचडी वगैरह ये सब प्राप्त करता है। गूढ़ ज्ञान का योग बनता है जातक का। तो तीसरी दृष्टि देख रहा है, उच्च दृष्टि है उसकी, तो उसको शिक्षा और संतान में अच्छा योगदान दे रहा है, भाग्य की उन्नति भी कर रहा है, और दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख के खर्चा भी ज्यादा कर रहा है, धर्म का पालन भी करने की कोशिश कर रहा है। परंतु ऐसा शनि भाई बहनों का शीघ्र ही बंटवारा करा देता है। दूसरी बात, तीर्थ भाव में शनि के होने से तीर्थ भाव पीड़ित है। तीर्थ भाव हमारा लेखन शक्ति का भी भाव है। और दर्शकों, हमारे आजकल सभी एग्जाम में एक अपने विचार प्रकट करने का लेखन शक्ति ही सहारा है, जो हम अपने विचार लेखन लिख करके प्रकट कर सकते हैं, जिस पे एग्जामिनर हमको मार्क्स देता है। दूसरा, जो अच्छी सर्विसों में इंटरव्यू का भी भाव आता है। अगर हमारा तीर्थ भाव बलवान है, लेखन शक्ति अच्छी होगी। यहाँ पर तीर्थ भाव कमजोर है, लेखन शक्ति कमजोर होगी। बनाएगा कुछ तो बनेगा कुछ, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनेंगे, लेखन शक्ति कमजोर होगी। ज्ञान हो सकता है, लेखन शक्ति कमजोर होगी। ज्ञान की बात बाद में करते हैं। दूसरा दर्शकों, जब बात आ गई थी चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो या सप्तम भाव में, और किसी तरह से भी वो लगन पर दृष्टि डाले, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हुए भी वो बोल करके भी अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकते। यही हालत बच्चे की है। बच्चा मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत के अनुसार उसको अंक नहीं आते, और अंकों के और भी कारण है, आगे अंत में बात करेंगे। राहु नवम भाव में है, परिश्रम से भाग्य की उन्नति करेगा, धर्म के पालन में थोड़ा बहुत दिखावा भी करेगा, सफलता मिलेगी।
भाई बहन के सुख में कमी का कारण बनेगा। पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, मंगल पर है। मंगल पे भी राहु प्रभावी है और लगन पे भी प्रभावी है। मंगल पहले से ही गर्म है और राहु यहाँ पर है और दिमाग अस्थिर करता है, बालक का दिमाग अस्थिर करता है और दिमाग अस्थिर करता है। बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है। केतु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, बुध को प्रभावित दे रहा है, गुरु को प्रभावित कर रहा है। केतु भी सूर्य को पीड़ित कर रहा है, सूर्य को ग्रहण लग गया, केतु की इसी हो गई, गुरु को भी ग्रहण लग गया। यहाँ पर सूर्य भी और केतु भी ये दोनों पीड़ित हो गए। सूर्य अस्त भी है और गुरु अस्त भी है, केतु के प्रभाव में भी है और केतु के प्रभाव में सूर्य भी है। सप्तम भाव में इस प्रकार ये मिला जुला प्रभाव हो गया तो स्त्री सुख की हानि हो गई। यह बात मैंने आपको ग्रहों के बताई। अभी बात करते हैं इस कुंडली में सारांश की। जब सूर्य पीड़ित हो गया, गुरु पर केतु का प्रभाव हो गया, लग्नेश अस्त हो गया, अपने आप में पितृदोष हो गया। आज मैं आपको पितृदोष की एक सही ठीक परिभाषा मैं बताता हूं। मैं हमेशा वीडियो में पितृदोष बोलता रहता हूं, पितृदोष। दर्शकों ध्यान से सुनिए। कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जुड़ा होता है। वह कर्म खुद के भी हो सकते हैं, माता पिता के हो सकते हैं या पूर्वजों के भी हो सकते हैं। जिस प्रकार हम पूर्वजों के द्वारा संचित की हुई संपत्ति का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार उनके किए गए शुभ अशुभ कर्मों के प्रभाव स्वरूप हमारी कुंडली की रचना बनती है। और जब कारक ग्रह पीड़ित होते हैं, अशुभ योग बनाते हैं, राहु केतु के प्रभाव में होते हैं, तो प्रबल पितृदोष बन जाता है। साधारण तौर पर किसी भी प्राणी पर 4 प्रकार का प्रभाव होता है। पहला प्रभाव जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति द्वारा जो कुंडली बनती है उसका प्रभाव। दूसरा प्रभाव घर का वास्तु का प्रभाव। तीसरा प्रभाव किसी पारिवारिक मृत जीव आत्मा की मुक्ति का ना हो। और चौथा प्रभाव है किसी प्रकार का तांत्रिक प्रभाव। यहाँ साधारण तौर पर हम कुंडली के प्रभाव की व्याख्या करते हैं तो ये प्रभाव प्रत्येक जातक पर पड़ता है और सबसे प्रमुख प्रभाव होता है कुंडली का प्रभाव, यानी जन्म के समय ग्रहों का प्रभाव। जन्म के समय पर ग्रहों का पीड़ित होना, ग्रहों का अस्त होना, अशुभ योग बनाना, ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, इसी को पितृदोष कहा जाता है। साधारण तौर पर 64 प्रकार के पितृदोष कुंडलियों में आते हैं। आपने बहन बुआ का तिरस्कार किया तो भी पितृदोष, माँ का तिरस्कार किया तो भी पितृदोष, दादा दादी का तिरस्कार किया तो भी पितृदोष, पितृतुल्य आदमियों का सत्कार नहीं किया तो भी पितृदोष। यानी पितृदोष की कोई सीमा नहीं है। दर्शकों प्रबल पितृदोष है, लग्नेश अस्त हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, ज्ञान का गुरु हो गया। अभी बात कीजिए अंकों में प्राप्ति की। अंकों में प्राप्ति के लिए कुछ पहलू होते हैं। लगन का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्यों लगन स्वयं अपने आप में बुद्धि है। कोई किसी भी राशि का लगन हो वह अपने आप में बुद्धि है। लगन का बलवान होना जरूरी है। लगन पीड़ित है, मंगल और राहु से पीड़ित है। लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। बुध बुद्धि का कारक है, उसका भी बलवान होना जरूरी है। गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु का भी बलवान होना जरूरी है। पंचम भाव विवेक शक्ति का है, उसका ही बलवान होना जरूरी है। संबंधित कुंडली में एक पंचम भाव को छोड़ करके बाकी सभी जगह त्रुटि है। सिर्फ पंचम भाव बालक का बलवान है और बाकी कहीं से इवन दो लगन भी उसकी मदद नहीं कर रहे तो अकेला पंचम भाव है। ऐसे तरीके में बालक के प्राप्त अंकों में कमी का आना स्वाभाविक है। दर्शकों मैंने जब इसके माता पिता से बातचीत किया, मैंने कहा कि कुंडली ऐसी बताती है कि आपका कोई पूर्वजन्म जो है उसकी मुक्ति नहीं हुई है। दर्शकों गरुड़ पुराण के अध्याय 3, 4, 5 स्पष्ट बताते हैं। दर्शकों हम इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए हैं और ये संसार को चलना है, अपना अपना काम करके वापिस हमने चले जाना है। जीवन मरण का ये चक्र इस संसार में है। लेकिन मेरे पास कई आदमियों ने बताया, इनके माता पिता ने और ने बताया कि कभी कभी क्या होता है, इनके पूर्वज भटकते हैं। पितृ तो वो हैं जो पितृ योनि में हैं और जो भटक रहे हैं वो पितृ ना होकर के प्रेत है, वो भटकते हैं। तो उनके भटकते हुए हमारे जो आचार्य या पंडित जी
उनको ये एक साधना दे देते हैं, भाई इनको कहीं स्थान दे दीजिए, इनकी एक जगह बना दीजिए। उनकी एक जगह बना दी जाती है 2 4 10 5 सीट लगा करके, और वहां पर उनको जिस हिसाब से उनको पूछते थे। लेकिन अभी क्या है, युग परिवर्तन है, आगे आगे पहला जमाना नहीं है। अभी हरेक की कुंडली में, हरेक के मोबाइल में तो कुंडली का सॉफ्टवेयर है। आधी से ज्यादा जनता इस कुंडलियों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानती है। पहले हम सिर्फ एक विद्वान, एक पंडित जी, एक धर्म गुरु के ऊपर निर्भर रहते थे। आज मैक्सिमम जनता इसके बारे में जानकार है। आज ज्योतिष एक विज्ञान बन गया है। आज ज्योतिष का बहुत बड़ा बोलबाला है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो आदमी आया है वो जाएगा, आदमी की आत्मा की मुक्ति होनी आवश्यक है। तो ऐसा बताया गया है, मैंने कईयों की सलाह दी है, और जो अच्छे विद्वान है वो भी ये कह देते हैं, भाई आगे समय आएगा, उसको कौन पूजा पाठ करेगा, उसको विधिवत अनुष्ठान करके, उसको पवित्र नदी में बहा करके उसकी मुक्ति के बारे में सोचो, ना कि उसको इस तरह से। मैंने यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर जब पितृदोष की पूजा कराई है, तो ऐसा देखा गया 5-5 पीढ़ी का भी पितृ प्रकट हो जाता है। ये सब इसी तरह से है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको पितृदोष के बारे में खुल करके बताया। 2 मिनट ज्यादा तो लगा, लेकिन मैं समझता हूं आपका मार्गदर्शन हुआ। अब बात करते हैं इसमें उपाय की। सबसे पहले सूर्य केतु, गुरु केतु के दोष निवारण किया जाए, मंगल राहु का दोष निवारण किया जाए, और जातक को बुध का रत्न धारण करे। जातक केवल बुध का रत्न धारण करे, पितृदोष पूजा का धारण करे, पितृदोष पूजा का आयोजन करे, शुक्र को अर्घ दे ताकि वो बुध और गुरु का पीछा छोड़े। बुध का धारण हो गया और अर्घ देगा, बुध का रत्न धारण करे, सूर्य को अर्घ दे और पितृदोष निवारण करे। मैं कहता हूं उसके अंकों में अच्छा इजाफा हो जाएगा। फिलहाल जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 7 जून 2014 से 34 तक है। इसकी महादशा में गुरु की जब अंतर्दशा आई अगस्त 21 से लेकर 24 तक, ये राहु की दशा आई। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा अगस्त 21 से अगस्त 24 तक ये खराब दशा आई। तो अब देखो दर्शकों, 24 तक का ही समय है, 2007 का जन्म है, यही गोल्डन समय है जो बच्चे की आगे भविष्य की नींव रखी जाती है। उस जब समय निकल गया तो कुछ नहीं फायदा हुआ। तो दर्शकों, मैंने इस बालक की कुंडली के ऊपर अपना विचार विमर्श किया, आपके सामने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मैं फिर कहता हूं, अब किसी भी बालक के लिए मुझे फोन करके कुछ भी पूछना है, बिना किसी शुल्क के मैं आपको मुंह जवानी बता दूंगा जो बताने वाली चीजें है। आप बालक का कल्याण करो, बालक की कुछ राह आसान हो। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष जैसा कि मैं बताता हूं, हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो लिखना चाहता लिखा। ऋषि ज्योतिष काल सर्पदोष पितृदोष का आयोजन करता है, नवदेह जिसको कराना मिल सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या अभिभावक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करता है, जिसको फायदा उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं है, अपने अनुभव और ज्ञान के मुताबिक आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जरूरत है आपको उसका फायदा उठाना। अंत में फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।